नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आशा है कि आप लोग सही होंगे, खुश होंगे। चलिए आइए आज शुरू करते हैं पीजीटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। टीएसटी का तो पेपर आज शायद हो गया। आइए आगे देखते हैं जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? ऑप्शन है लैप्स रेट, च्युति दर, एडियाबैटिक लैप्स रेट, रुद्धोष्म च्युति दर, ताप व्युत्क्रमण, सामान्य दर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ताप व्युत्क्रमण बोलते हैं इसे। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाता है? ताप व्युत्क्रमण कहलाता है, ताप व्युत्क्रमण। क्योंकि तापमान का जो हरासमेंट होता है वो क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल, अधोमंडल, इस सब नामों से पुकारा जाता है। ठीक। और जो मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं, ये सब जो है क्षोभ मंडल में होती हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बिजली का गरजना, बारिश होना, ये सब जो है इसी में होती हैं, क्षोभ मंडल में। रहेगी बात की ताप ह्रास की, तो देखिए यहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं। जो सामान्य ताप ह्रास है, सामान्य ताप ह्रास, ये होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीत ताप ह्रास, ये सब प्रश्न पूछता है। शीत ताप ह्रास कितना होता है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पे। उष्ण ताप ह्रास, उष्ण ताप ह्रास कितना होता है? 10 डिग्री प्रति 1000 मीटर में। ये तीनों लाइन बहुत इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, कोई ना कोई ज़रूर एक रख के पूछ लेगा, इसलिए तीनों याद करके रखिए। सामान्य ताप ह्रास दर होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पर, और शीत ताप ह्रास दर 6 डिग्री सेंटीग्रेड होती है प्रति 1000 मीटर पर। उष्ण ताप ह्रास दर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 1000 मीटर पर, और 32 मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड की दर से जो है पृथ्वी के अंदर जाने पे तापमान बढ़ता है। जब आप 32 मीटर जाएंगे अंदर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। ये होता है पूरा इसका विवरण। इससे बाहर तो मुझे लगता है अगर पूछेगा भी तो कुछ नहीं पूछेगा रख के जो है। इसलिए मैं जितना बताता हूँ कंसेप्चुअल बताता हूँ और क्लियर बताता हूँ। जो लोग मुझसे पढ़ रहे होंगे, जुड़े होंगे, उनको मालूम होगा।
चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है, वृष्टिमय उष्णकटिबंधों के मूल पशु जीवन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? वृष्टिमय उष्णकटिबंधों के मूल पशु जीवन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है, विविध तथा प्रचुर मात्रा में कीट, वृद्धि जीवन जंतुओं की अधिकता, अल्प चराई वाले और मांसाहारी पशुओं की अल्पता, प्रचुर जलचर जीवन। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अल्प चराई वाले और मांसाहारी पशुओं की अल्पता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। वह प्रक्रिया जिसमें मानसून की वापसी के दौरान आकाश साफ रहता है, तापमान बढ़ जाता है और आर्द्रता उच्च होती है, दिन का तापमान उच्च होता है और रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं, क्या कहलाता है? फिर से सुन लीजिए, वह प्रक्रिया जिसमें मानसून के वापसी के दौरान आकाश साफ रहता है, तापमान बढ़ जाता है और आर्द्रता उच्च होती है, दिन का तापमान उच्च होता है और रातें ठंडी और सुहानी होती है, को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, मार्च की गर्मी, मई की गर्मी, जून की गर्मी, अक्टूबर की गर्मी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर जो मास होता है उसमें ये सब कंडीशनें पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं? ऑप्शन है, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा के दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांशों पर, विषुवत रेखा के उत्तर में 5 डिग्री अक्षांशों पर, कर्क तथा मकर रेखाओं पर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कर्क तथा मकर रेखाओं के पर जो है तापमान अधिक पाया जाता है। विषुवत रेखा पर तापमान उच्च होता है तो बारिश अधिक होती है जो। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तापमान उत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और वायु प्रदूषण के कारण द ग्रेट स्मॉग ऑफ 52 की त्रासदी कहाँ हुई थी? ऑप्शन है, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, पिट्सबर्ग। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लंदन। जो द ग्रेट स्मॉग ऑफ 52 की त्रासदी हुई थी ये लंदन में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा बजट बताता है। तो ऊष्मा बजट क्या बताता है? सौर विकिरण, अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले रेडियो क्षमता में संतुलन, महाद्वीपों के ऊपर तापमान वितरण, भूमि और समुद्र के ऊपर ऊष्मा वितरण। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो ऊष्मा बजट जो है ये बताता है कि अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले रेडियो क्षमता में संतुलन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
सौर विकिरण के दृश्यमान भाग का कितना प्रतिशत भाग बादलों की सतह से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है? फिर सुन लीजिए, सौर विकिरण के दृश्यमान भाग का कितना प्रतिशत भाग बादलों की सतह से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है? ऑप्शन है 25%, 30%, 35%, 40%। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25%। 25% जो है ये वापस लौट जाता है। अगला प्रश्न है, यदि सूर्य का उत्थापन कम होता है तो स्वीति यानी एल्बिडो क्या होगा? यदि सूर्य का उत्थान कम होता है तो स्वीति यानी एल्बिडो क्या होगा? ऑप्शन है कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 8 नंबर के प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये बढ़ेगा, जो एल्बिडो बढ़ेगा। चलिए, अब पूछे अगर कि पृथ्वी का एल्बिडो कितना होता है? पृथ्वी का एल्बिडो तो 35% होता है। कितना? 35%। अगला प्रश्न है, इंसोलेशन सूर्यातप पृथ्वी की सतह पर किस रूप में पहुंचता है? इंसोलेशन सूर्यातप पृथ्वी की सतह पर किस रूप में पहुंचता है? ऑप्शन है लघु तरंग, दीर्घ तरंग, सूक्ष्म तरंग और लॉरेंज वक्र। प्रश्न नंबर 9 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है लघु तरंग। लघु तरंग के रूप में पहुंचता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों के अभाव के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विनाशकारी खतरे हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ITCZ के निकट पैदा होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि क्षेत्र से गुजरने पर कमजोर पड़ जाते हैं। तो 10 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विनाशकारी खतरे हैं, जो ये ऑप्शन गलत है, ये इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पंजा डेल्टा का उदाहरण है? पंजा यानी पंजा का डेल्टा का उदाहरण है, कौन सा है? ऑप्शन है नाइजर डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, राइन डेल्टा, हुआंगहो डेल्टा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो पंजा का डेल्टा को अंगुल्याकार डेल्टा भी बोलते हैं, अंगुल्याकार डेल्टा भी बोलते हैं इसे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो मिसिसिपी नदी होती है, मिसिसिपी डेल्टा, वही जो है चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लाप्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ब्लाप्स किससे संबंधित है? ऑप्शन है वेदिकाएं, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, विसर्पी मोड़। तो 12 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है विसर्पी मोड़। जो ब्लाप्स है वो विसर्पी मोड़ से संबंधित है। ठीक, विसर्पी मोड़ मतलब टेढ़े मेढ़े इस तरह से बनाते।
अगला प्रश्न है प्राकृतिक तटबंध निक्षेपण कार्य के परिणाम है। तो प्राकृतिक तटबंध निक्षेपण कार्य के परिणाम है वायु के, हिमानी के, नदियों के, भूमिगत जल के। 13 नंबर का प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, नदियों से। प्राकृतिक तटबंध का निक्षेपण जो कार्य है ये नदियों द्वारा होता है। प्राकृतिक तटबंध जो बनाती हैं वो नदियाँ बनाती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक हिम जलीय स्थल रूप है? तो हिम जलीय स्थल रूप कौन सा है? ऑप्शन है पिंगो, पेडिमेंट, इस्कर, धस्ती निवेशिका। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, इस्कर। इस्कर जो है हिमजलीय स्थल रूप है। ये जलोढ़ निक्षेप से बनती है। ये भी निक्षेपणात्मक है, क्योंकि पूछता है अपवर्तनात्मक निक्षेपणात्मक, तो ये निक्षेपणात्मक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनिए। अपवर्तन चक्र का प्रकार, अवस्थाओं की संख्या। तो एक तरफ दिया है सरिता अपवर्तन चक्र 3, हिमनद अपवर्तन चक्र 4, मरुस्थलीय अपवर्तन चक्र 3, जलमग्न किनारे पर अपवर्तन चक्र 3। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो सरिता अपवर्तन चक्र होता है इसमें 3 अवस्था होती हैं, युवा, प्रौढ़ा और वृद्धा। हिमनद प्रदेश अपवर्तन चक्र में कितना होता है? इसमें भी 3 होते हैं। मरुस्थलीय अपवर्तन में कितने होते हैं? इसमें 4 होते हैं। जलमग्न किनारे पर अपवर्तन कितने होते हैं? तो ये 3 चक्र होते हैं। ठीक, तो मिला लीजिए इसको। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ धरातल दिया है और एक तरफ प्रस्तुतकर्ता दिया है। एक तरफ दिया है पाइन प्लेन डेविस, पेडी प्लेन क्रीक में, संप्राय मैदान किंग, इंड्रम पेंक। देखिए इसका एकदम सही एक छोटा से टिक बताता हूँ, याद कर लीजिए। इसका है पेपा टी और डी के किंग। ठीक, इसी तरह से इसको बस आपको याद करना है, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। पेपा का मतलब, पे का मतलब पेनी प्लेन, उसका मतलब है पेनी प्लेन। और ये कौन है? डेविस है। पेनी प्लेन कौन है? डेविस। पैन प्लेन, पा का मतलब पैन प्लेन, इसका मतलब है पैन प्लेन। ठीक, इसका मतलब है क्रीक में। पैन प्लेन किसका है? क्रीक में का। अगला है डी, मतलब कि पेडी प्लेन, जो बीच का डी लिया गया है इसलिए इसका नाम है पेडी प्लेन। ठीक, और इसका है किंग, किंग बोले एलसी किंग। अब देखिए पेनी प्लेन का पहला पे लिया गया है, पैन प्लेन का पहला पै लिया गया है, अब पेडी प्लेन में दूसरा डी लिया गया और इसी के आधार पर इसे बैठा दिया गया है। 1-2 सेकेंड
का काम है, बस आप इसको लिख लीजिएगा कहीं भी, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, पेपाडी डी के किंग, बस। उसके बाद ये न समझ में आए सीधे जो ऐसे लिख के मिला लीजिएगा और सीधे मार दीजिएगा, ठीक। अब पैन प्लेन मिला लीजिए, एक क्रिकमे का हो जाएगा, ठीक। पेडी प्लेन अभी बताया, एक किंग का हो जाएगा, ठीक। समप्राय मैदान मतलब पेनी प्लेन डेविस का हो जाएगा। इंड्रम्प और प्राइमरप ये दोनों का प्रयोग कौन किए थे? पिंक। इंड्रम्प और एक और नाम था प्राइमरम्प, ये दोनों का प्रयोग कौन किए थे? पिंक किए थे, ठीक। अब इसको मिला लीजिए कौन कौन सही है। तो पैन प्लेन क्रिकमे का हो गया, दूसरा पेडी प्लेन, तीसरा समप्राय मैदान पहला, इंड्रम चौथा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, टीस्टी पीस्टी का सब क्वेश्चन, चाहे जितना हाई से हाई क्वेश्चन हो, चाहे लो क्वेश्चन हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट जीआरएफ का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सब मैं यूट्यूब पे फ्री करवा दूंगा आप लोगों को, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बदले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगला प्रश्न ये भी कोड का है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पहले में है सामान्य भ्रंश, दोनों शैलखंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापन। उत्क्रमण भ्रंश, दोनों शैलखंडों का एक दूसरे की ओर संचलन। पार्श्व भ्रंश, भ्रंश तल के सहारे सहारे शैलखंड का क्षैतिज विस्थापन। स्टेज भ्रंश, जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढलान उसी दिशा में हो। ऑप्शन है सामने आपके, देख लीजिए। आइए इसको पहले मिलाते हैं। सामान्य भ्रंश क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोनों शैलखंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापन, विपरीत दिशाओं में विस्थापन, इसका पहला ही हो जाएगा। उत्क्रमण भ्रंश क्या हो जाएगा? दोनों शैलखंडों का एक दूसरे की ओर संचलन, ये भी सही है। पार्श्व भ्रंश क्या है? तो पार्श्व भ्रंश है भ्रंश तल के सहारे शैलखंड का क्षैतिज विस्थापन। स्टेज शो भ्रंश का है, स्टेज भ्रंश का जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढलान उसी दिशा में हो। 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियां पवन अपरदन से बनी हैं? तो पवन अपरदन से बनी हैं कौन कौन सी? ऑप्शन है इस्कर, यारडांग, लोयस। लोयस बालुका स्तूप, लैपीज। भूस्तंभ छत्रकशिला, यारडांग। बरखान भूस्तंभ, टोम्बोलो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए पवन द्वारा अपरदनात्मक कौन कौन बनती हैं, देखिए उसका नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बनती है वातगर्त, अपरदन से सब बनती हैं वातगर्त, छत्रक शैल, छत्रक शैल, ठीक। फिर बनता है जीवजेन, जीवजेन, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग, भूस्तंभ, भूस्तंभ,
यारडांग, ड्राई कांटर, और जालीदार शिला, ये सब हैं जो अपरदनात्मक से बनते हैं, पौन से बनते हैं। अभी इसमें देख लीजिए कौन कौन आपको मिलेगा। भूस्तंभ मिला, छत्रक शिला मिला, यारडंग मिला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए अब देखिए इसमें, ये तो अपरदनात्मक हो गया। अभी इसी में हम निक्षेपणात्मक भी देख लेते हैं, जो निक्षेपणात्मक होती हैं पौन द्वारा, जो निक्षेप से बनती हैं। अब वो निक्षेप में कौन कौन आता है देखिए। बालुका स्तूप, लोयस, ये सब जो हैं निक्षेप से बनते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। विद्वानों के निम्नलिखित समूहों में से किसने पेडिमेंट के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्विक अपरदन की भूमिका पर जोर दिया है? तो भूमिका पर कौन जोर दिया है? ऑप्शन है मैगी पेगा ब्लैक बिल्डर, मैगी ब्लैक बिल्डर जॉनसन, पेगा ब्लैक बिल्डर जॉनसन, पेगा जॉनसन लासन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पेगा ब्लैक बिल्डर जॉनसन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है? माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जावा सागर, अंडमान सागर, एजियन सागर। तो 20 का कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही है जो माउंट सेंट हेलेंस है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये अवस्थित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची मिलाना है। एक तरफ सिद्धांत दिया, एक तरफ प्रवर्तक दिया। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हैरी है, समुद्री तल प्रसरण सिद्धांत रीड, संवहन तरंग सिद्धांत वेगनर, प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत होम्स। इसको सही मिलाना है। कौन कौन किसका है देखिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का है। तीसरा समुद्र तल प्रसरण हैरी हैस का है। पहला संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का है। चौथा अप्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत रीड का है। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको खूब देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और जो मैं शॉर्ट वीडियो बना के डालता हूँ आप लोगों के लिए, उस शॉर्ट वीडियो भी आप लोग देख लिया करिए, क्योंकि उस शॉर्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड होता है। प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट मुझे प्रश्न लगता है 1-2, मैं उसको उसी में शॉर्ट वीडियो बना के डाल देता हूँ। वेगनर के प्रश्न है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल शक्ति उत्तरदायी है? कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? ऑप्शन है ज्वारी बल, संवहनी बल, संवहनी धाराएं, तनाव मूलक बल, दबाव मूलक बल। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वारी बल। वेगनर जो है वो ज्वारी बल का उल्लेख किए थे, ज्वारी बल। आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसी नाम से टेलीग्राम भी है, और वहाँ पे भी कम से कम मैं 1000 प्रश्नों को डाला हूँ। आप वहाँ जाके प्रश्न देखिए जो है, और उसको भी हल कीजिए। क्विज आपको मिलेगी वहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? वो है संगुटिका, ग्रेफाइट, मिट्टी पत्थर, असिताश्म बेसाल्ट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर डी, अति असिताश्म बेसाल्ट, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ये प्राथमिक चट्टान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीआईएस को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसे कितने भागों में विभाजित किया गया? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। 24 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है जो है? तो 24 नंबर का ऑप्शन का सही प्रश्न है, ये 3 भागों में जो है विभाजित है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीआईएस कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कूट के प्रश्न कथन कारण के। विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। कारण है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपात कोण समान होता है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर है, ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, क्योंकि वहाँ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं जो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में करेवास किस काल की धरोहर है? करेवास का मतलब होता है करेवा, करेवास का मतलब करेवा। ऑप्शन है नूतन जीवी महाकल्प या सेनोजोइक, चाकमय कल्प, क्रिटेशियस काल, मध्यम जीवी महाकाल या मेसोजोइक काल, अत्यंत नूतन काल या प्लीस्टोसीन काल। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत नूतन काल युग या प्लीस्टोसीन काल इसे बोलते हैं जो है। और ये जो करेवास है या करेवा, ये उसी की धरोहर है। और यहाँ पे सबसे अधिक जो उगाया जाता है वो होता है केसर। केसर, केसर को जाफरान भी बोलते हैं, जाफरान। ठीक, और ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण था, क्या था? ऑप्शन है भूगोल का स्थानीय विज्ञान के रूप में उभरना, मानव पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन पर जोर बढ़ाना, मानव भूगोल का केंद्रीय स्थिति प्राप्त करना, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद का पनपना। 27 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भूगोल का स्थानिक विज्ञान के रूप में उभरना। प्रश्न पूछा हुआ है कई बार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने लिखा कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है? ऑप्शन है कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, रिस्थोफेन, रिचर्ड हार्टसोन। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 28 नंबर का
ऑप्शन नंबर डी रिचर्ड हार्टसॉन यही लिखे थे कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। रिचर्ड हार्टसॉन का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29, गुन्नार मिडाल की पुस्तक एशियन ड्रामा एक अध्ययन है। एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का, एशिया में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का, एशिया में नाटक की स्थिति का, एशिया में आर्थिक सहयोग का। 29 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का, ये सही है। गुन्नार मिडाल की पुस्तक एशियन ड्रामा बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है, इसे आप भूलिएगा मत। और ये भी मत भूलिएगा, ये जो लिखे थे एशियन ड्रामा, इसमें जो अध्ययन किए थे एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का किए थे। कहाँ से प्रश्न देगा? यही सबसे तो प्रश्न देगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल में व्यवहारपरक दृष्टिकोण पर जोर दिया? व्यवहारपरक दृष्टिकोण पर जोर कौन दिया था? ऑप्शन है जॉनसन, किर्क, बर्टन, ग्रोगरी। 30 नंबर के प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर बी किर्क। जो किर्क हैं ये व्यवहारपरक दृष्टिकोण पर जोर दिए थे, किर्क महोदय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मन भूगोली विचारधारा के विकास में योगदान करने वाले जर्मन भूगोलवेत्ताओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है रैडजेल, ट्राल, हैटनर, पैश्चल। पैश्चल, हैटनर, रैडजेल, ट्राल। पैश्चल, रैडजेल, हैटनर, ट्राल। ट्राल, हैटनर, पैश्चल, रैडजेल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो ये पैश्चल थे, फिर रैडजेल, फिर हैटनर, फिर ट्राल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में है, सूची मिलाना है। एक तरफ अध्ययन क्षेत्र है, एक तरफ विद्वान का नाम है। इसमें पहला दिया है लघु जलवायु विज्ञान, पीटरसन। भू आकृति विज्ञान, ग्रिफिथ टेलर। मौसम विज्ञान, वार्ड। जल विज्ञान, वार्सेस्टर। आइए इसको पहले मिलाते हैं हम लोग, कौन कौन किस में मिल रहा है। तो लघु जलवायु का हो जाएगा, ये वार्सेस्टर का है 4। भू आकृति विज्ञान, तो भू आकृति विज्ञान वार्ड से संबंधित है 3। मौसम विज्ञान, तो मौसम विज्ञान ग्रिफिथ टेलर से है 2। जल विज्ञान पीटरसन से है, ये हो गए 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 32 नंबर के प्रश्न में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए फिर से सुन लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लघु जलवायु विज्ञान वार्सेस्टर, भू आकृति विज्ञान वार्ड, मौसम विज्ञान ग्रिफिथ टेलर, जल विज्ञान पीटरसन। अगला है जीपीएस में कितने उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न को मैं पीछे भी लिया था, जो पीछे देखा होगा क्लास वो तुरंत इसको लगा लेगा। जीपीएस में कितने उपग्रहों का उपयोग होता है? तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर बी सही है, 24 उपग्रहों का उपयोग होता है जीपीएस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर का प्रश्न है, 34 नंबर का ना, 34 नंबर का प्रश्न, 34 नंबर का प्रश्न है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जो है महासागरीय गर्त है, अवस्थिति है, और जिसको महासागरीय गर्त अवस्थिति न याद हो, जाके वीडियो में बनाया हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, जाके आप वीडियो देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम।
देखिए, टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत, चैलेंजर गर्त उत्तरी अटलांटिक, रोमांस उत्तरी प्रशांत, नरेश दक्षिणी अटलांटिक। तो इसको आइए मिला देते हैं। सबसे पहले टोंगा जो है ये दक्षिणी प्रशांत हो जाएगा, टोंगा दक्षिणी प्रशांत। चैलेंजर जो है ये उत्तरी प्रशांत हो जाएगा, चैलेंजर जो है ये उत्तरी प्रशांत हो जाएगा। इसी को मेरियाना बोलते हैं ना, चैलेंजर या मेरियाना। रोमांस जो है, रोमांस तो रोमांस हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक, रोमसे जो है ये उत्तरी अटलांटिक। 1 3 4 2 इसमें मिला लीजिए, 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका मैं वीडियो बनाया हूँ। अगला देखिए, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया, एक तरफ लेखक का नाम दिया और इसको मिलाना है। इधर है ह्यूमन यूनिवर्सल्स, W.H. डरहम, द सोशल कन्वेस्ट ऑफ द अर्थ, डोनाल्ड ब्राउन, नॉट बाय जीन अलोन, एडवर्ड विल्सन, को इलुएशन तो रिचर्डसन दिया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, आइए इसको भी मिलाते हैं। ह्यूमन यूनिवर्सल ये तो ब्राउन का है, 2 ऑप्शन में कहीं 2 दिख रहा है, पहले ऑप्शन 2 यही सी सही होना चाहिए, 35 का सी सही होना चाहिए। आइए मिला लीजिए। द सोशल कन्वेस्ट ऑफ द अर्थ ये किसका है, तो ये विल्सन का है, 3 हो जाएगा। नॉट बाय जीन अलोन, नॉट बाय जीन अलोन ये रिचर्डसन का है। को इलुएशन ये डरहम का है, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 नंबर का है, कथन और कारण का। एक तरह का अभिकथन ये दिया है, उन्नत प्रकार के रबड़ वृक्षों के विकास और बाद में कृत्रिम रबड़ के साथ अमेजन बेसिन का रबड़ स्मृति से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। कारण है, संसाधन मानवीय संस्कृति द्वारा सृजित तथा नष्ट किए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। कैसे, उन्नत प्रकार के रबड़ वृक्षों के विकास और बाद में कृत्रिम रबड़ के साथ अमेजन बेसिन का रबड़ स्मृति से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, सही बात है। संसाधन मानवीय संस्कृति द्वारा सृजित तथा नष्ट किए जाते हैं, ये भी सही बात, और इसका जो है कि व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से किन फसलों का समूह 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में उपजाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए मिलाइए। जौ जूट चाय, रबड़ चावल जूट, चाय कॉफ़ी मक्का, चावल गेहूँ मक्का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन है, देखिए पहले तो ये जो है ये खरीफ की फसल हो जाएगी। इतना बारिश अगर चाहिए तो ये तो खरीफ की फसल हो जाएगी, क्योंकि रबी में जो है शीत में कम बारिश होती है, ठीक, गर्मी के मौसम में बारिश अधिक होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल रबर चावल जूट, ये इसका सही ऑप्शन है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38। भारत में भूपत्रकों या सर्वे शीटों का प्रकाशन होता है। भारत में भूपत्रकों या सर्वे शीटों का प्रकाशन होता है। ऑप्शन है देहरादून से, मुंबई से, कलकत्ता से, बेंगलुरु से। तो 38 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून से होता है। जो भूपत्रकों या सर्वेक्षण शीटों का प्रकाशन होता है वो देहरादून से होता है। चलिए अगला देखते हैं। जो एटलस है, एटलस, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कोलकाता से होता है। कहाँ से? कोलकाता से। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम होगा, कोई बताता ही नहीं है इसके बारे में। एटलस का जो प्रकाशन होता है वो कोलकाता से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? निम्नलिखित में से कौन म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? 8 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, कोको चैनल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कोको चैनल। कोको द्वीप जो था ये सब पहले हम ही लोगों का था, बाद में इसको म्यांमार में दे दिया गया और वहीं से जो है बन गई लाइन, उस पर म्यांमार, इस पर भारत। तो ये कोको चैनल से अलग होता है। अगर 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। किसको? मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव को। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण का। प्रश्न है, सिंधु गंगा का मैदान विश्व के अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। सिंधु गंगा के मैदानी भाग के पास उर्वर जमीन और पर्याप्त जल है। सिंधु गंगा का मैदान विश्व के अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। सिंधु गंगा के मैदानी भाग के पास उर्वर जमीन और पर्याप्त जल है। ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। लेकिन इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं उधर जनसंख्या अधिक है जो है, और ज़्यादातर जहाँ लोगों को ज़मीन खेती करने के लिए अच्छे से मिल जाती है, जल मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में पर्वतीय मार्ग नहीं है? ऑप्शन है खारदोंग लापास, दिहांग, पालघाट, अघिल पास। तो हिमालय में पर्वतीय मार्ग नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पालघाट। पालघाट कहाँ है? ये केरल में। कहाँ? केरल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? तो कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? ऑप्शन है सोन, रिहंद, नर्मदा, बेतवा। 42 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है कर्क रेखा जो है वो नर्मदा नदी को नहीं काटती, बाकी सोन, रिहंद, बेतवा को काटती है। और माही नदी जो है वो कर्क को 2 बार काटती है। माही नदी जो है वो कर्क को 2 बार काटती है। अब विषुवत रेखा को इनको काटती है कांगो या जायरे नदी 2 बार, कांगो या जायरे नदी। अब मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी,
पोपो नदी। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नदी का आधुनिक नाम, ऋग्वेद में नदी का नाम। पहला है सतलज, लोहित, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इंडस, वितिस्ता, झेलम, शतुद्री। तो ऋग्वेद में इन लोगों का क्या नाम था? आइए सबसे पहले इसको पहले मिला लेते हैं कि ऋग्वेद में इन लोगों का क्या क्या नाम था। देखिए जो सतलुज था इसका नाम तो शतुद्री था, 4 हो गया। ब्रह्मपुत्र जो थी इसका नाम लोहित था, 1 हो गया। जो इंडस थी वो सिंधु नदी को इंडस बोला जाता था, 2। झेलम को वितिस्ता, 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का मुख्यतः कारण है मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का संकेंद्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का संकेंद्रण, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का संकेंद्रण। 44 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का संकेंद्रण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये तो हो गया ना अभी, ये 45। मोहो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पीछे मैं इसकी चर्चा किया था। मोहो स्केल द्वारा इसमें चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। 45 नंबर का प्रश्न का डी सही हो जाएगा, चट्टानों की कठोरता। पीछे मैं इसके बारे में चर्चा किया था इसी प्रश्न में, वहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्नांकित में से किस कारण वर्षा होती है? सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्नांकित में से किस कारण वर्षा होती है? तड़ित झंझा, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, कटिबंधीय चक्रवात। सर्दी के मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न में से किस कारण वर्षा होती है? इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। इससे पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। आगे बस आज इतने ही प्रश्न थे, थोड़ा तबीयत डाउन है इसीलिए मैं तो कल कम प्रश्न लिया जो है। और आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जिसको जुड़ना होगा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रश्नों को मैं डाला हूँ, जाकर वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।